2017 जीएस एथिक्स के पेपर पे हम बात कर रहे थे। उसका नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 8 ए। अनुशासन में समानता, आदेश पालन और अधीनता निहित है, फिर भी यह संगठन के लिए प्रति उत्पादक हो सकता है। चर्चा कीजिए। अब देखिए ये सब सोशोलॉजी के जो है सवालों से मिलता जुलता है सब। 8A, discipline generally implies following the order and subordination. However, it may be counterproductive for the organization. Discuss. बड़ा बढ़िया सवाल है। ये कहना ये चाह रहा है कि डिसिप्लिन जनरली जो है ऑर्डर और सबॉर्डिनेशन को इम्प्लाई करता है, वकालत करता है। डिसिप्लिन अनुशासन में रहना किसको करता है? ऑफ फॉलोइंग द ऑर्डर एंड सबॉर्डिनेशन। ऑर्डर मानो नहीं तो अनुशासनहीन हो। मजे की बात देखिए, देश क्या पूरे समाज में ही सब भ्रांतियाँ चलती है। और सबॉर्डिनेशन, हमारे नीचे रहो, जो मैं कहता हूँ वो करो। तो अनुशासन में रखने के लिए आदमी को आदेश दिया जाता है और उसको रियलाइज कराया जाता है कि तुम हमसे नीचे हो। अब देखिए कितनी अजीब बात है ये। जबकि इसका ये कह रहा है कि अनुशासन में समानता, आदेश पालन और अधीनता निहित है, फिर भी ये संगठन के लिए प्रति उत्पादक हो सकता है। कैसे? देखिए इसमें दो बातें हैं। दो बातें ऐसे आ जाती है कि आदेश का पालन करना और सबॉर्डिनेशन में रहना, और ये चीज़ जो है काउंटर प्रोडक्टिव किसके लिए हो सकती है? जो यहाँ पे लागू किया जाता है। तो काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा ये देखिए। अगर ये डिसिप्लिन में रहता है तो ऑर्डर और सबॉर्डिनेशन की बात तो है, और इसके वजह से जो है प्रोडक्टिव उत्पादकता बढ़ती है। लेकिन ये कह रहा है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे हो सकता है काउंटर प्रोडक्टिव, ये जानने की ज़रूरत है आपको। तो देखिए काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब हुआ कि ये जो है उत्पादकता के विरोध में काउंटर कर रहा है ये। इसके लिए हिंदी में जो इन्होंने शब्द चुना है ये भी बड़ा मज़ेदार है। प्रति उत्पादक, उत्पादक काउंटर, प्रति उत्पादक हो सकता है। कैसे होगा ये? अब आप देखिए, आपने डिसिप्लिन लागू किया किसी के ऊपर भी, घर पे, परिवार पे, कहीं पे भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोग जो हैं आपके अधीनस्थता को स्वीकार करेंगे, आपके आदेश का पालन भी करेंगे। लेकिन इसके वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़े ये जरूरी नहीं है। लोग जो है दूसरे तरीके से जो है काउंटर प्रोडक्टिव काम करने लगेंगे। जैसे काम चोरी, बार बार जो है बाथरूम चले जाना काम छोड़ करके, स्लो स्पीड से काम करना, टाइम किल करना कि भाई समय हो गया हम जा रहे हैं। इसके अलावा जो है लॉयलिटी पुअर होना। जब लॉयलिटी पुअर होगी तो इससे क्वालिटी खराब होगी। तो ये उसके अलावा अनरेस्ट होगा, मन ही मन अनरेस्ट होगा, असंतोष जन्म लेगा, तो वो प्रोडक्टिविटी जो है पुअर होगी या क्वालिटी खराब होगी। तो कामचोरी, स्लो स्पीड, लॉयलिटी का अभाव होना, अनरेस्ट होना लोगों के बीच, ये चीज़ें शुरू हो जाएगी। तो आपको ये बताना है कि किस तरीके से जो है काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ें बन जाती है। किसी को आप कहते हैं कि भाई 10 बजे का टाइम है, आप 11 बजे क्यों आते हो? तो वो मान तो जाता है आपका आदेश, आपका सबॉर्डिनेशन भी मान जाता है, लेकिन उसकी वजह से जो काम करने की उसकी क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं जो है ध्वस्त होने लगती है। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है। इसीलिए हम इसमें कहते हैं कि जो थोड़ा बहुत डेविएंट बिहेवियर है, डेविएंट बिहेवियर मतलब जो डिसिप्लिन के अगेंस्ट है, जो अनुशासन को कमज़ोर करता है। जो बच्चा स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में नहीं रहा, डिसिप्लिन नहीं रहा, वो कुछ ना कुछ इस ऑर्डर को और सबॉर्डिनेशन को नहीं मानता था। तो वो क्या करता था? डेविएंट यानी विचलन व्यवहार करता था, डेविएंट बिहेवियर। और विचलन व्यवहार भी कई जगह फंक्शनल होता है। ये तमाम सोशोलॉजिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं
क्योंकि रूल से हट के जब कोई काम करेगा तो ज़रूरी नहीं कि वो हरदम खराब ही हो, उसका रिजल्ट काउंटर प्रोडक्टिव हो, वो बाई प्रोडक्ट भी हो सकता है, उप उत्पाद भी हो सकता है बजाय विरोधी उत्पाद के। तो जो डेविएंट बिहेवियर भी समाज में फंक्शनल रोल में आ जाता है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि कैसे जो है ऑर्डर और सबऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करता है, और इसके वजह से जो है क्या क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जो हमने यहाँ बताया, और इसके वजह से काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ें संगठन में शुरू हो जाती है। लेकिन जो नहीं मानता है, जो उतनी बढ़िया उसका ऑर्डर और सबऑर्डिनेशन नहीं मानता है, वो डेविएंट बिहेवियर में चला जाता है। और जब डेविएंट बिहेवियर में चला जाता है तो फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, बाई प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के वो जो है काउंटर प्रोडक्टिव को ही प्रमोट करता है। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए इसका जवाब आप ऐसे लिखेंगे, और इसका ज़्यादा कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने की कि इसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है, दिस है दैट, ये सब चीज़ें इसमें डालनी नहीं है। जितना पूछा जाता है उतना ही आंसर देने की ज़रूरत है। सिर्फ लिखा है चर्चा कीजिए, तो इतनी बात हमने बताई 150 शब्द में चर्चा करके आगे बढ़िए। इसी के साथ 8वें का 20 सवाल उठाते हैं। सामान्यतः साझा किए गए तथा व्यापक रूप से मोर्चाबंद नैतिक मूल्य और दायित्वों के बिना न तो कानून न तो लोकतंत्रीय सरकार नई बाजार अर्थव्यवस्था ठीक से काम कर पाएगी। बात तो सही है। समकालीन समय के उदाहरण के द्वारा समझाइए। बिल्कुल सही बात है। कॉमनली शेयर, इंग्लिश में देखते हैं क्या कहता है। 8 का बी, विदाउट कॉमनली शेयर्ड एंड वाइडली इंट्रेंस्ड मोरल वैल्यू एंड ऑब्लिगेशन neither the law nor democratic government nor even the market economy will function properly. What do you understand by this statement? Explain with illustration on the contemporary times. ये देखिए, ये कह रहा है कि मोरल वैल्यू को कह रहा है कि दुनिया के संदर्भ में ले लीजिए। विदाउट कॉमनली शेयर एंड वाइडली इंट्रेंस्ड मोरल वैल्यू एंड ऑब्लिगेशन नाइदर द लॉ नॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉर इवन द मार्केट इकोनॉमी। बात तो बिल्कुल सही है भाई। ये इसमें देखिएगा मेन फोकस इसमें दिया है वाइडली और कॉमनली शेयर। तो इसका दुनिया के संदर्भ में आप लेके चले जाइए इसे सीधे। ग्लोबल मार्केट में हो चाहे कहीं हो, वो सब जगह जो है, दोनों जगह कह रहा है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मोरल वैल्यू और ऑब्लिगेशन जो है कॉमनली शेयर नहीं होगा, सार्वभौमिकता नहीं होगी, इसमें यूनिवर्सलिज्म नहीं होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब इतना पूरी दुनिया के लोग अगर कॉमनली शेयर नहीं करेंगे उसके मोरल ऑब्लिगेशंस वैल्यूज को, तो ना तो लॉ एस्टेब्लिश हो पाएगा, कानून, ना ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम कर पाएगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम कर पाएगी, या नहीं मार्केट इकोनॉमी चलेगा। अब ये ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज करिए कि ये ग्लोब, ये पूरी दुनिया है, और इस दुनिया में ये ABCD तमाम कंट्री हैं, ठीक है, और एथिकल वैल्यूज और ये सब ऑब्लिगेशंस जो है इसमें से ABCD माने और बाकी जो DEFGH है ना माने। सोचिए क्या होगा। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश नहीं होगा, सिविल अनरेस्ट शुरू हो जाएगा। ये कहेगा कि हम ही क्यों ईमानदार बने रहें, जब ये बेईमान है तो हम भी क्यों बेईमान ना बने। बात तो बिल्कुल सही है। अगर 2 कंट्री है, इसमें कोई ट्रीटी हुआ, समझौता हुआ इसके और इसके बीच में, तो ये जो है उसका आदर ना करे तो ये दूसरा कहेगा कि हम ही क्यों करें। तो आपसी प्रतिस्पर्धा, आपसी तनाव, आपसी जो है समन्वय का खेल ये शुरू हो जाएगा। तो ना लॉ जो है एस्टेब्लिश हो पाएगा, ना डेमोक्रेटिक के सत्ता वहाँ एस्टेब्लिश हो पाएगी, क्योंकि फिर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी ये चीज़ें उठने लगेगी कि भाई मैं ही क्यों करूँ। हर स्टेट जो है कहेगा कि एक्स स्टेट तो कुछ नहीं कर रहा है, तो हमसे क्या उम्मीद की जा रही है। तो वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और तीसरा कह रहा है कि मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी जो है, अगर किसी देश ने एक दूसरे के साथ जो है कोई समझौता किया है और ये चीज़ जो है दोनों नहीं मानेंगे, तो फिर यहाँ भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि आप भेदभावपूर्ण जो है व्यवहार करते हैं और अपना जो है एथिक्स और मोरल जो है एस्टेब्लिश नहीं करते। तो ये तीनों चीज़ें जो है एक दूसरे के कंट्राडिक्शन में काम करने लगेगी। वो सिर्फ इसीलिए
क्योंकि जब तक आप अपनी ईमानदारी का परिचय नहीं देंगे, दूसरा क्यों देगा भाई? आप तो अपने घर में खुद जो है बेईमानी करने लगे, अपनी सीक्रेसी नहीं शेयर कर रहे हैं, आपने ना अपना जो है कोई स्किल शेयर कर रहे हैं, तो वो दूसरा भी नहीं करेगा। फिर वो कहेगा यार अनएथिकल प्रैक्टिस ये कर रहा है तो हम क्यों करें, हम क्यों ना करें। तो इस तरीके से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये तीनों चीज़ें, चाहे डेमोक्रेटिक फ्रंट हो, चाहे लॉ इम्प्लीमेंटेशन में हो, चाहे किसी मार्केट इकोनॉमी बाजार अर्थव्यवस्था में हो, तो एथिकल वैल्यूज़ को मानना पूरी दुनिया के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज सिस्टम जो है नहीं चलेगी, फिर ध्वस्त होने लगेगी, फिर संघर्ष और ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।